जानते हैं कि पैसेंजर जो है वो एक कंज्यूमर होता है। जी सर। तो कंज्यूमर शब्द का तो मतलब पैसेंजर कंज्यूम करना होता है, कोई गुड्स कंज्यूम करना होता है। रोडवेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो तो सर्विसेज है, तो उसको कंज्यूमर की डेफिनेशन में लिया जा सकता है, या फिर कंज्यूमर की डेफिनेशन और जी वाइड सर, है। लिया जा सकता है। एक्सप्लेन करें। सर लिया जा सकता है। सर किसी भी चीज का, वस्तु का, सेवा का जो अंतिम उपभोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। और सर रोडवेज भी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, तो लोग, कस्टमर ने जर्नी करके उसको कंज्यूम किया है। चलिए, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि रोडवेज में करप्शन भी रहता है। एग्री करते हैं आप इस बात से? जी सर। तो अब इस रोडवेज के जी अंदर जो सर। करप्शन है, इसके कारण कहीं की रोडवेज नुकसान में जाता है। इस बात से भी आप एग्री करेंगे? जी सर। इसके अगर कारण का अपन एनालिसिस करें तो क्या क्या मोटे कारण होंगे रोडवेज के लॉस में चलने के या करप्शन होने के? सर मोटे कारण तो यह है कि रोडवेज एक निगम है, तो इसका मेन उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, ना कि मतलब खुद को प्रॉफिट में लाके पैसे कमाना या कंपटीशन टाइप ऐसा कुछ। तो जब सर्विस प्रोवाइड करवाते करवाते भी, जैसे घाटे में है तभी भी चल रही है, क्योंकि अब हमारा उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। जैसे अभी मोक्ष कलश की यात्रा हरिद्वार फ्री में ले जाते थे श्रमिकों के लिए, और सर महिलाओं के लिए फ्री होती है, जैसे 8 मार्च को राखी के दिन। तो ये सब सर एक सर्विस का नहीं तो वो है इसमें सर, ये मेरी बात समझे आप तो इस इसका बात को। उद्देश्य। कंपनी होती है, आप कह रहे हैं रोडवेज एक निगम है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। जी सर। उस वो भी अपने CSR लाइबिलिटी के तहत, CSR समझते हैं आप क्या होता है CSR? एक लाइबिलिटी होती है ना कंपनी की, CSR क्या फुल फॉर्म है इसकी? आई डोंट नो। एक तरह से सर आई डोंट नो। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके अंदर कंपनी भी अपने रेवेन्यू का एक परसेंटेज जो होता है वो सर्विसेज में लगाता है, सेवा में लगाता है। रोडवेज भी लगा रहा है, नया क्या है? कुछ आप मुझे ऐसा कुछ लॉजिक, वैज्ञानिक सर लॉजिक बता सकते हैं कि ये खर्चा तो फिक्स है ही सर, जिसको चाहकर भी अवॉइड नहीं किया जा सकता? सर जैसे घाटे में चलने का एक कारण हो रहा है कि राज्य सरकार कभी कभी कोऑपरेट नहीं करती सर। कुछ चाहती है, कुछ सरकार जो कोऑपरेट कर देती है, कुछ नहीं करती, जिस वजह से सर नई भर्ती नहीं हो रही हमारे यहाँ 2013 के बाद, और नई बसें नहीं आती, और ये सब। तो सर बसें कंडम होती जाती है और वही चलती जाती है, फिर उनका मेंटेनेंस ज्यादा हो जाता है सर। आपने ये भी एक एक शब्द मेन इस्तेमाल कारण है। किया, बसें कंडम होती चली जाती है। स्पेल आउट करेंगे इस वर्ड को आप? जी। कीजिए, स्पेलिंग बताएं इसकी। जी बसें ऐसी होती है जो सर मैं स्पेलिंग स्पेलिंग जानना चल नहीं चाहता हूँ। सकती सर। ये इंग्लिश वर्ड है या हिंदी वर्ड है या क्या वर्ड है? आपने कहा बसें कंडम होती चली जाती है, सर कंडम तो इंग्लिश वर्ड है। तो स्पेलिंग बताएं इसकी। स्पेलिंग सर, स्पेलिंग नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। अंतिम सवाल मेरी तरफ से, रेवेन्यू लॉस जो रेलवे में होता है, इसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जिम्मेदार है। रोडवेज को जो रेवेन्यू लॉस होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जिम्मेदार है इसके पीछे। क्या है वो पॉलिसी? कोई भी एक आधी पॉलिसी के बारे में बता दीजिए जो सर सबसे एक अहम है। पॉलिसी ये है कि रोडवेज की रोडवेज की बस में सर पैसेंजर फॉल्ट नहीं है। जैसे कोई पैसेंजर बिना टिकट के भी बैठ जाता है, तो वो सर पैसेंजर की जिम्मेदारी नहीं है, जो रोडवेज का स्टाफ है जो बस को रनिंग कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है। तो सर अगर पैसेंजर फॉल्ट लागू हो जाए तो लोग बस में चढ़ते ही टिकट लेना अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जिससे रोडवेज को राजकोषीय घाटा कम होगा, और कंडक्टर भी चोरी करने की थोड़ी उस पर लगाम लग जाएगा सर। चलिए सर। जैसे हरियाणा रोडवेज में पैसेंजर फॉल्ट का नियम लागू है सर। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से आप क्या समझती हैं? सर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संवैधानिक पीठ होती है जो संविधान के निर्वचन और कोई भी ऐसा विधि का सारवान प्रश्न जो संविधान से संबंधित है उसको
सुनने और उसका निर्वचन करने के लिए होती है। न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की जरूरत होती है एक पीठ के लिए? तो न्यूनतम वैसे तो 3 न्यायाधीशों की जरूरत होती है। अच्छा, अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ भारत की? तब की सबसे बड़ी सर केशवानंद भारती वाद में, शायद उसमें 11 जजेस थे। कंफर्म है आप? जी सर। अच्छा, केशवानंद भारती का कोई अहम योगदान भारतीय न्यायिक व्यवस्था में या भारतीय राज्य व्यवस्था में, कुछ ऐसे फैसले जिसने देश को हिलाकर रख दिया हो? जी सर, केशवानंद भारती वाद से एक मूल ढांचे की उसका मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ, जिससे कि इसके बाद से जो भी संवैधानिक संशोधन होते हैं उससे संविधान के मूल ढांचे पे इफेक्ट नहीं कर सकते। संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर और किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान का मूल ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। अच्छा, महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं के विकास के लिए कोई इस तरह का जजमेंट, कोई उस तरह की बेंच स्थापित हुई हो, कुछ बताएंगे एक दो? महिलाओं के उत्थान के लिए सर अभी 2019 में ट्रिपल तलाक को अवैध करार मैं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल है। बेंच की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर। अच्छा, आप ये बताइए कि राजस्थान की जो भौगोलिक परिदृश्य है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वह आपकी यातायात व्यवस्था के सामने किस तरह की चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं? राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति यातायात व्यवस्था के लिए सर एक तो रोडवेज की रिगार्डिंग बताना है क्या? हाँ, वही चीज़ है आपके यहाँ की यातायात व्यवस्था। हाँ सर, जैसे रोडवेज की अधिकतर बसें हैं ना जो एक्सप्रेस है, उनमें एसी और ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती, तो अपने यहाँ गर्मी के दिनों में काफी परेशानी होती है पैसेंजर्स को यात्रा करने में। अच्छा, ये बताइए, ऐसा माना जाता है कि भारतीय इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं तो उसमें जब राजस्थान के पन्ने आते हैं तो वो स्वर्णिम पन्ने हमें दिखते हैं। कुछ उदाहरण आप दे सकती हैं कि भारतीय इतिहास में राजस्थान क्यों जाना जाता है एक गौरवमयी इतिहास के रूप में? सर भारतीय इतिहास में राजस्थान का बहुत महत्व है। राजस्थान वीर प्रसूता भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पे महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुए हैं और वीर दुर्ग और महाराणा प्रताप से संबंधित कोई एक प्रसिद्ध युद्ध? सर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में सर। अच्छा, इसमें किनको मुंह की खानी पड़ी थी, कौन पराजित हुए थे इसमें? सर मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अच्छा, ये बताइए, राजस्थान में जो कम वर्षा हो पाती है, जबकि आपको पता है कि यहाँ अरब सागर की शाखा जो है मानसून की सक्रिय होती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर वर्षा से अछूता या क्षेत्र रह जाता है, इसके पीछे क्या भौगोलिक वजह है? सर इसकी भौगोलिक वजह यह है कि जो अपने यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है वो उसके समानांतर है सर, इस वजह से यहाँ पे बारिश कम हो पाती है। अच्छा अच्छा। सर मैडम, आपने अभी बताया कि आप कंप्लेन डिपार्टमेंट देखते हैं, तो क्या आपको याद है आपके वहाँ जी का सर। टोल फ्री नंबर क्या है जिस पे हम लोग टोल कंप्लेन फ्री कर नंबर सकें? सर 11800 73501 है और सर व्हाट्सएप नंबर है 9549674567। मैंने यदि टोल फ्री नंबर पे किसी बस की कंप्लेन की तो उसको कितने देर में आप लोग इनिशिएट कर लेते हैं? सर कुछ ये कंप्लेंट्स के उस पर डिपेंड करता है सर, कुछ ऐसी होती है सर जिनका क्विक डिस्पोजल हो जाता है। चलिए, मैं जैसे आपको आप बात कर कंप्लेन रहे हो उसी टाइम जैसे सीट नहीं मिली। चलो, सीट तो बड़ी बिग मैटर नहीं है। मैं कंप्लेन ये कर रहा हूँ कि मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ और आपका ड्राइवर और कंडक्टर मेरे घर की लेडीज़ जो मेरे साथ है उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये कंप्लेन की मैंने आपको हाथों हाथ बस में से। क्या करेंगे आप लोग?
सर राजस्थान रोडवेज में जो सर 52 डिपोज हैं, तो हमारे पास हर कंडक्टर ड्राइवर का कंट्रोलिंग नहीं रहता। हम उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर आपको डिपो नेम पूछेंगे, सबसे पहले डिपो नेम बताते ही आप जो संबंधित डिपो के चीफ मैनेजर है उनसे कंडक्टर ड्राइवर के कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, या फिर उनसे हम आपकी ये बता देंगे कंप्लेंट, फिर वो उसका सॉल्यूशन करते हैं सर। हम फॉरवर्डिंग कर देते हैं लगभग ऐसी कंप्लेंट को। चलिए, आपने कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी, उसके बाद उस कंप्लेन के ऊपर कुछ एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, क्या आप उसका फीडबैक लेते हैं? जी सर, हम जी और कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी कंप्लेंट पे ये कार्रवाई हो चुकी है। तो हम लोग जो जर्नी कर रहे हैं, हम ट्रैवलर हैं, कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं? सर वैसे तो कस्टमर शब्द यूज करते हैं हम। ओके, थोड़ी देर पहले कंज्यूमर भी बताया था आपने, दोनों में कुछ फ़र्क है या सेम है? फर्क है सर, कस्टमर के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपन जो सर्विस या प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका वो अंतिम उपभोग करता है या नहीं, जबकि सर उपभोक्ता चीज़ों का डायरेक्ट उपभोग करता है। तो डायरेक्ट उपभोग किया ना मैंने, बस में बैठा, मैं 4 घंटे की मैंने जर्नी ली। सर मैं प्रॉपर कस्टमर और कंज्यूमर वर्ड की बात कर रही हूँ सर। ओके, तो क्या मैं क्लाइंट कह सकता हूँ? क्लाइंट नहीं सर, क्लाइंट वो होता है सर जिसे अपन किसी चीज में डिफेंड करे या ऐसा कुछ। जैसे सर कोर्ट में वकील जो होते हैं वो उसके क्लाइंट को डिफेंड करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसके बिहाफ पे कोई काम करते हैं। सिर्फ कोर्ट में ही, डॉक्टर या अन्य प्रोफेशन में नहीं होता है? एक इंजीनियर जो रोड मैप्स वगैरह बना के देता है, आर्किटेक्ट जो है, उसके पास कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है एक हमारे घर का मकान का नक्शा बना के दो, क्या वो उसके लिए क्लाइंट नहीं है? जी सर, हाँ वो क्लाइंट ही कहलाते हैं। चलिए ठीक है, एक लास्ट सवाल। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में अप्लाई हुआ था, भारत का संविधान बना 1950 के अंदर, तो पुराना कानून आज भी कैसे चल रहा है? क्या संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है जो इस बात की परमिशन देता है? जी सर, संविधान का आर्टिकल 13 उसमें लिखा हुआ है कि संविधान के पूर्व की ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालती वो शून्य नहीं होगी, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में। मैं कह रहा हूँ उनको परमिशन किसने दी कंटिन्यू चलते रहने की? दोनों में अंतर है ना। आर्टिकल 13 कहता है कि वो शून्य नहीं होगी, बट शून्य नहीं होने का मतलब ये थोड़ा है कि वो वैधता से भरी हुई चलती रहेगी, ये ऐसा कहा जा सकता है? सॉरी सर, आई डोंट नो। चलिए कोई बात नहीं, आप बने रहिएगा, अभी आपको इंटरव्यू का फीडबैक देंगे कुछ समय में। चंद्रकांता मौर्य जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सर। सबसे पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, मुझे लग रहा है बोर्ड ने आपको काफी पैनिक कर दिया। यस और नो? नहीं सर, आई एम रिलैक्स। आई एम रिलैक्स, वेरी गुड। आउट ऑफ 10 कितना स्कोर देंगे खुद को? आउट ऑफ 10 कितना स्कोर देंगे स्वयं को आप? सर अब मैं क्या बताऊं सर। चलिए ठीक है। देखिए ऐसा है कि दोनों एस्पेक्ट प्लस और माइनस आपके बारे में ऑब्जर्व किए गए, वो सारी बातें बताऊंगा। तो पहले मैं नेगेटिव एस्पेक्ट बताऊंगा, पॉजिटिव सर बताएंगे आप किस केस में अंदर। नेगेटिव एस्पेक्ट जो मुझे लगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिसके बारे में आपको पूर्ण रूप में जानकारी नहीं है। रोडवेज की बसें कंडम है, इसका आप कंडम की ऑब्वियसली बात, अगर आप ऐसा कोई अलग टाइप का टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर आप फंस जाओगे, आप उसको स्पेल आउट नहीं कर पाओगे। और या फिर है तो उसकी जानकारी को आप दूसरा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। गुणवत्ता ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, प्रॉब्लम आती रहती है, इंजन इश्यू रहता है, रिपेयरिंग ज़्यादा मांगती है, मेंटेनेंस का कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है, अन्य शब्दों को इस्तेमाल करें। सेकंड चीज़,
आप अगर सरकारी सेवा में हैं तो आप मान के चले आपका जो इंटरव्यू है कहीं न कहीं सरकारी सेवा की ओर झुकेगा, तो उस पर आपको कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए, खासकर लीगल एस्पेक्ट में। एक बड़ा ही आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा कि रेवेन्यू लॉस में गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे जिम्मेदार है, तो आपने कुछ आंसर दिए और कई जगह पर आप मात खा गए। ये कहना कि पैसेंजर टिकट लेके नहीं बैठता तो ये इसका मतलब तो कंडक्टर अपना काम नहीं कर रहा है, तो हमारे एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं इसलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थोप दी जाए, तो ये जवाब उतना प्रभावी नहीं है, अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट इसके अलावा भी कई चीज़ें हो सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे जिम्मेदार है, जैसे आप रिजर्वेशन दे की छूट मिलती है ना, कंसेशनल टिकट्स, ये सबसे बड़ा पॉइंट। रोडवेज के अंदर कंसेशनल टिकट मिलती है, प्राइवेट सेक्टर देता है क्या कंसेशनल टिकट? 30% डिस्काउंट महिलाओं को दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। कई गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको फ्री पास मिल जाता है रोडवेज के अंदर, क्या प्राइवेट में मिलता है? तो एक तो रेवेन्यू लॉस का सबसे बड़ा कारण ये है कंसेशन देना, क्योंकि रोडवेज मजबूर है। ये आपका जवाब बहुत बेहतरीन था कि हम लोग सेवा के उद्देश्य से काम करते हैं, इट्स गुड, ये जवाब अच्छा था, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉजिकल सपोर्ट के साथ आपको कनेक्ट करना होगा। थर्ड चीज, संवैधानिक बेंच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सर ने आपसे पूछा। संवैधानिक बेंच के बारे में जानकारी होना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। 3 जजेस की नहीं होती, 5 जजेस की होती है। आर्टिकल 145 हमें पढ़ना पड़ेगा एक बार वापस, ओके? क्योंकि आपने इसी कारण केशवानंद का भी जवाब गलत दिया कि 11 जजेस नहीं, वहाँ पर 13 जजेस थे। अभी तक की सबसे बड़ी बेंच जो 13 जजेस की बैठी थी, तो आपसे वहाँ पर भी क्रॉस किया जा सकता है, ओके? कुछ बेसिक बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। रोडवेज में एसी बसें नहीं हो सकती या नहीं चलती, आपकी जानकारी अधूरी है। क्या रोडवेज में एसी बसें नहीं चलती? वॉल्वो बसें किसे कहते हैं? रोडवेज ही चलाता है? तो चलती है पर उनकी चलती संख्या है, कम लेकिन होती है। आपने तो स्टेटमेंट बड़ा ही नकारात्मक दिया ना कि रोडवेज में एसी बसें चलती ही नहीं है। फंस जाएंगे आप। कुछ स्टेटमेंट को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ है, क्योंकि आपके जवाब से ही अगला सवाल तैयार होता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो मेन चीज़ यही है कि अपने जॉब ओरिएंटेशन को विशेष रूप से ध्यान रखें। एक सवाल जो मेरा था एग्जिस्टिंग लॉ के रिगार्डिंग, ये पुराने कानून कैसे चल रहे हैं, आर्टिकल 372 पढ़िएगा, क्योंकि ये सामान्य सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में आईपीसी वगैरह ऐसे कानून है जो संविधान से पहले के हैं। और रही बात पर्सनैलिटी की, तो उसमें आपको सर गाइड करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप यह ध्यान दीजिए कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, है ना। एक ऐसा कैंडिडेट जो फ्रेशर है, फ्रेशर का मतलब है कि वो अभी किसी जॉब में नहीं है, उसके ऊपर आपकी तुलना में बहुत अधिक दबाव होता है। तो आप इसका एज ले सकती हैं वहाँ पे कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपका तो आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होना चाहिए। सातवें आसमान से मतलब अति आत्मविश्वास से नहीं है, आप फुल कॉन्फिडेंस में जाएं इंटरव्यू में, आप यहाँ पर एज ले सकती हैं, पूरे आत्मविश्वास से सारे सवालों का जवाब देंगी। अंदर जो है ना ये मनोविज्ञान काम करता रहता है, यही कारण है कि जो पहले से जॉब में होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक सफल होते हैं इन सब चीज़ों में, है ना। तो इसका जो है पूरा फ़ायदा लेते हुए बुलंद हौसलों के साथ इंटरव्यू में जाना है आपको, है ना। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आप में आत्मविश्वास की कमी दिख रही थी, किसी भी सवाल के जवाब के पीछे आप जो है परेशान हो रही थी। तो इन चीज़ों का जो है फ़ायदा लेते हुए आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ सवाल से जो है वहाँ पे रूबरू होना है, उनसे जो है टकराना है ना। देखिए मैम, सजेशन दूंगा मैं, बाकी तो दोनों पैनलिस्ट ने आपको बता दिया। कभी भी इंटरव्यू में किसी को भी ब्लेम नहीं करना है ना, कि डिपार्टमेंट ये कर रहा है, सरकार ये कर रही है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आंसर दें, चाहे जो भी डिपार्टमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट जो भी कर रही है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट आपका आंसर हमेशा विदाउट ब्लेमिंग के होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वे में। कई बार कुछ चीज़ें हकीकत में नकारात्मक होती हैं, लेकिन हमें इंटरव्यू में जवाब देते समय उनका नकारात्मक व्यू ज़्यादा रखने की बजाय सकारात्मक रखें, और नकारात्मक व्यू बताना भी है तो उसको अपवाद स्वरूप बताएं, राइट। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे कि आप इसमें हैं, आप ऑलरेडी जो है यातायात व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं और आप कह रही हैं कि बसें कंडम अवस्था में हैं, 13 से भर्ती नहीं हुई, इसके कहने का लहजा अलग होना चाहिए। आप ये बताएं कि सर कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि 2013 से दुर्भाग्यवश नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, बसें भी अभी जर्जर अवस्था में, उस तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार लगातार प्रयासरत है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, और ऐसा हो जाएगा सर, मैं इस चीज़ को लेकर आश्वस्त हूँ, है ना। आलोचना करते हुए भी हमें एक दीर्घकालिक जो है पॉजिटिव दिखानी है सरकार के प्रति, क्योंकि आप सरकार का एक घटक बनकर वहाँ काम कर रही हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि फिर तो वो सोचेगा कि ये लड़की जो है वहाँ पर ऑलरेडी क्लेरिकल पोस्ट पे है, वहाँ का जो है कंपोनेंट है, उसी की ये इतना आलोचना कर रही है, तो फिर ये काम वहाँ क्या कर रही होगी, है ना। तो थोड़ा सा इसमें बैलेंस बनाना है। बाकी आपका प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी हद तक ठीक है, पर थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश है वहाँ पर, ओके।
ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। कुछ पूछना चाहेंगे आप? नो सर, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट।